अब देख रहे हैं जनादेश और बिहार उपचुनाव में मतदान के बाद आज का जनादेश का दिन है और किसे जीत मिलेगी और किसे हार मिलेगी चंद घंटों के बाद इसका फैसला भी हो जाएगा और सत्ता के सेमीफाइनल में कौन सिरमौर बनेगा। एनडीए की नैया पार होगी या फिर एनडीए को मात महागठबंधन से मिलेगी और सारी तस्वीरें अब से कुछ ही देर में साफ हो जाएंगी और आज ये भी क्लियर हो जाएगा कि मिशन 2019 के लिए एनडीए और महागठबंधन की रणनीति क्या होनी है, क्योंकि बदले हालात और बदले सियासी समीकरण में अररिया लोकसभा सीट के साथ भभुआ और जहानाबाद विधानसभा उपचुनाव के नतीजे बिहार की सियासत की दशा और दिशा तय करेंगे। तो दिन भर बने रहिए ईटीवी के साथ, क्योंकि इलेक्शन मतलब ईटीवी। चलिए, काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त हैं और इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं, जहां पर जो ईवीएम मशीनें हैं वो अब स्ट्रांग रूम से बाहर आ चुकी हैं। अब मतगणना का काम, काउंटिंग का काम शुरू हो चुका है। अररिया में मतगणना केंद्र का जायजा लिया हमारे टीवी सहयोगी सतीश कुमार ने। अररिया लोकसभा उपचुनाव को लेकर आज मतदान होना है। ऐसे में हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यह अररिया का बाजार समिति प्रांगण है। इतनी काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ऐसे में थोड़ी देर में रुझान आना शुरू हो जाएगा। अब देखना होगा कि यहाँ से आरजेडी के सरफराज आलम जीतते हैं या बीजेपी से प्रदीप सिंह बाजी मार ले जाते हैं। सतीश कुमार की टीवी न्यूज़ अररिया। तो काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पहले आधे घंटे तक बैलेट पेपर की काउंटिंग होनी है और काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त होंगे और पूरे मतगणना प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। थोड़ी देर में सब कुछ साफ हो पाएगा। पहले जिस आधे घंटे की हम बात कर रहे हैं उसमें जो ईवीएम मशीनें आई हैं उनकी गिनती होगी और उस गिनती को लिस्ट के तौर पर जो लिस्ट बनाई गई है उससे मिलान किया जाएगा और उसके बाद जो अधिकारी आएंगे उनकी अनुमति के बाद काउंटिंग की जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू होंगी। हालांकि जो आधे घंटे की प्रक्रिया है वो भी उसी काउंटिंग की प्रक्रिया से जोड़कर देखा जाता है, उसी के साथ उसे जोड़कर देखा जाता है। तो वोट परसेंट की भी हम लगातार बात करते रहेंगे कि कहां किस तरह से इलेक्शन हुए और किस तरह से बदलाव होते चले गए। तो अगर अररिया क्योंकि लोकसभा सीट है और ऐसे में जो वोटिंग हुई थी उसमें कितने लोगों ने उत्साह का परिचय दिया था, हालांकि कतारें हमने सुबह से ही आपको दिखाई थी, लेकिन जो वोट फीसदी है वो बहुत कुछ बता भी देगा कि आखिर कितने फीसदी लोगों ने वोट किया है। तो हम आपको बताते चलें कि अररिया की अगर हम जहां तक बात करेंगे तकरीबन 56% लोगों ने यहां पर वोट किया था। हालांकि ये कहा जा रहा था कि लोग काफी जागरूक हैं, लेकिन लोगों में इस बात को लेकर कोई ज्यादा खास उत्साह यहां पर देखने को नहीं मिला था कि आखिर किस तरीके से उन्होंने वोटिंग करनी है, एक साल के लिए जो भी उम्मीदवार आएगा क्या कर पाएगा। तमाम तरह की दलीलें भी दी जा रही थी और इन सब के बावजूद कोशिश यही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें। ईटीवी ने भी अपील की थी कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, लेकिन जो रिजल्ट सामने आए हैं उसके मुताबिक अररिया में 56% लोगों ने ही वोट डाले थे, भभुआ में 43% लोगों ने वोट डाले थे और ऐसे में 3 से 5 बजे तक जो रेशियो रहा है उसमें 50 से 51% तक ही ये वोटिंग हुई है। तो हालांकि इससे संभावित जो आंकड़े हैं या फिर जो अंदाजा है किस तरीके से हम लगाएंगे, दिन भर हमारे साथ हमारे सहयोगी भी रहेंगे, कुछ मेहमान भी रहेंगे, पॉलिटिकल लोग भी रहेंगे, हो सकता है प्रत्याशी भी, क्योंकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रत्याशी खड़े हैं उन्हें भी हम जोड़ें और ये बिल्कुल क्लियर कर पाएं जो उन्होंने दिमाग में रखा क्या कर पाएंगे। समय काफ़ी कम है, ठीक है, इलेक्शन तो है ही, लेकिन क्या इसे 2019 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाए, क्योंकि 2019 के सेमीफाइनल का प्रश्न जैसे ही पूछा जाता है राजनेताओं से उनका साफ तौर पर कहना होता है कि इसे सेमीफाइनल के तौर पर नहीं माना जाए। लेकिन बिहार के संदर्भ में ये बात कही जा सकती है, क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पर स्थिति जो है वोटर को भी पता नहीं होता है कि सरकार किसकी बनने वाली। हालांकि सभी लोग अपना वोट कास्ट जरूर करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें नरेंद्र मोदी की लहर थी और लहर के विपरीत बिहार में रिजल्ट आए थे और आरजेडी और जेडीयू गठबंधन की यहां पर विधानसभा में सरकार बनी थी। तो
तो लोकसभा में जिस तरह से लहर थी, उसके बावजूद विधानसभा इलेक्शन जब हुए उस समय स्थिति बदल गई, परिस्थिति बदल गई। तो इस बार भी जो उपचुनाव हो रहे हैं, हालांकि ये मुद्दों के आधार पर नहीं, हम आपको क्लियर करें कि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना है कि मुद्दों के आधार पर नहीं, ये चेहरे के आधार पर है, क्योंकि नीतीश कुमार को सामने रखा जा रहा है और एनडीए का नाम यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के से जोड़कर हमने कई सवाल भी पूछे थे जिस दिन वोटिंग हो रही थी, लेकिन हमारे पास जो जवाब आए उसमें यह कहा गया कि नीतीश कुमार सामने हो, नीतीश कुमार जिसके साथ होंगे उसी की जीत तय मानी जाए। और चलिए, यूपी में 2 और बिहार में 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। योगी और नीतीश के लिए अग्नि परीक्षा से ये कम नहीं है और ये नतीजे दोनों की प्रतिष्ठा और पॉलिटिक्स को एक नए तरीके से परिभाषित करेंगे। यूपी और बिहार में लोकसभा विधानसभा की सीटों के नतीजों पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं। यूपी की लोकसभा सीट गोरखपुर में 43% मतदान हुआ, जबकि फूलपुर में 38% वोट पड़े। बिहार के अररिया में लोकसभा में 57% वोटिंग हुई। साथ ही भभुआ विधानसभा सीट पर 54% और जहानाबाद विधानसभा सीट पर 51% लोगों ने वोट डाले हैं। यूपी की 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव में कम वोटिंग से सियासी पंडितों का गणित बिगड़ गया। इन सीटों पर 2014 के मुकाबले 11 से 12% कम वोटिंग हुई है। पिछले चुनाव में गोरखपुर में 54.64% और फूलपुर में 50.20% वोट पड़े थे। 2014 में इन दोनों सीटों पर बीजेपी ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। यहां तक कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को मिले सम्मिलित वोट भी बीजेपी के विजयी उम्मीदवार से कम थे। गोरखपुर की सीट कई दशकों से गोरखनाथ मंदिर की सीट रही है। 29 साल बाद पहली बार इस सीट पर गोरक्षा पीठ के बाहर का कोई सांसद चुना जाएगा। वहीं फूलपुर की सीट एसपी, बीएसपी के कब्जे वाली सीट रही थी, जिस पर 2014 में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जीत हासिल की थी। अब बिहार के उपचुनाव के समीकरण पर नजर डालें तो बिहार के अररिया लोकसभा सीट पर आरजेडी सांसद तस्लीमुद्दीन के निधन के बाद चुनाव हुए, जहां जेडीयू बीजेपी गठबंधन के लिए परीक्षा की घड़ी है। वहीं भभुआ विधानसभा सीट बीजेपी विधायक आनंद भूषण पांडे के निधन के चलते खाली हुई और जहानाबाद सीट आरजेडी विधायक मुंद्रिका सिंह के निधन से खाली हुई थी। अब कुछ घंटों बाद ही इन सीटों के नतीजे आएंगे और तब पता चलेगा कि योगी और नीतीश इस परीक्षा में पास हो पाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। चलिए, बराबर कह रहे हैं कि चंद मिनटों में उपचुनाव के रुझान आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जनता के इरादों का पिटारा खुल चुका है और प्रत्याशियों की धड़कनें बेहद ही तेज हैं। और साथ ही ये भी साफ हो जाएगा कि 2019 के लिए जनता का मिजाज क्या है। चंद घंटों बाद बिहार में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव का पिटारा खुल जाएगा और जनता का फैसला सामने आ जाएगा। उपचुनाव के आंकड़े भले ही 3 सीटों के हैं, लेकिन नतीजों से 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले वोटरों का मिजाज का पता चल जाएगा। 11 मार्च को अररिया लोकसभा, भभुआ और जहानाबाद सीट के लिए वोट डाले गए थे। जनता ने भी उपचुनाव में उत्साह दिखाया था। अब बारी रिजल्ट की है। तीनों सीटों पर 38 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। साथ ही दांव पर है तमाम राजनीतिक दलों की रणनीति, क्योंकि उपचुनाव के ठीक पहले मांझी का एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो जाना और 4 एमएलसी का अचानक कांग्रेस को झटका देकर नीतीश कुमार का दामन थाम लेना उपचुनाव के पहले बड़ी सियासी उलटफेर थी। अब सबसे पहले बात करते हैं अररिया की। तो यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी के प्रदीप सिंह और राष्ट्रीय जनता दल के सरफराज आलम के बीच है। जनाधिकार पार्टी के प्रिंस विक्टर भी मैदान में जीत का दावा ठोक रहे हैं। अररिया के बाद मुकाबला जहानाबाद में है, जहां आरजेडी विधायक मुद्रिका सिंह यादव के निधन के बाद जहानाबाद विधानसभा की सीट खाली हुई है। इमोशनल फैक्टर को भुनाने की कोशिश में आरजेडी ने मुद्रिका सिंह यादव के बेटे कृष्ण मोहन उर्फ सूदे यादव को चुनावी अखाड़े में उतारा है, जबकि एनडीए की ओर से जेडीयू के अभिराम शर्मा मैदान में है। लिहाजा यहाँ मुख्य मुकाबला आरजेडी और जेडीयू के बीच है। बात भभुआ विधानसभा उपचुनाव की करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर कांग्रेस से है। महागठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी होने के चलते आरजेडी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। भभुआ सीट पर बीजेपी विधायक आनंद भूषण पांडे के निधन के चलते यहाँ उपचुनाव कराया गया है। लिहाजा बीजेपी ने दिवंगत नेता आनंद भूषण पांडे की पत्नी रिंकी रानी पांडे को मैदान में उतारा है। भभुआ सीट 2 राष्ट्रीय पार्टियों के लिए सियासी साख का सवाल है। इस सीट पर सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। जाहिर है अररिया, भभुआ और जहानाबाद सीट के नतीजे
ये तय कर देंगे कि बिहार की राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।